नमस्कार, मैं रविकांत आप लोग के सामने एक बार फिर लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी का जो अभी करंट में एग्ज़ाम चल रहा है उसका मैथ का एनालिसिस और सारा का सारा 1 बाय 1 जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा का सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आयोग द्वारा किस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या अपना जो मतलब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं मतलब एग्ज़ाम के तौर पर अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का क्या जिस लेवल का हम तैयारी किए हैं उस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है या तो फिर उससे थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, तो उसी लेवल का तैयारी हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा कुछ और मत कीजिएगा। अगर नया टॉपिक कीजिएगा तो नुकसान आप ही को होगा, ठीक है। और करना क्या है, सिर्फ जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया और आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, आप सिर्फ करना क्या है, जितना पढ़ें सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिएगा। अगर दूसरा कुछ कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा, प्लस में आपका जो टाइम वेस्ट हुआ उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं और दूसरा नया चीज़ पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग में बैठने में थोड़ा टाइम लगता है ना। मायूस नहीं होना है, मायूस होइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एग्ज़ाम निकलेगा, सबका निकलेगा, ठीक है। जो तैयारी किए हैं, जो तैयार मतलब जिनका तैयारी हो चुका है वो अपना दौड़ का मतलब फिजिकली मतलब जो फिजिकली होता है अब फिजिकली आप कर सकते हैं, फिजिकली अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी तक जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनको लग रहा है कि अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एग्ज़ाम में अभी जो दिया हुआ है 80 क्वेश्चन में से जिनका क्वेश्चन लग रहा है कि 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, 50 से 60 क्वेश्चन मतलब जिनका जो मतलब जिनको लग रहा है कि मेरा जो एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है और हम 80 में से 50 टू 60 हम अटेम्प्ट ले मतलब मेरा सही हो जाएगा। मतलब सारा का सारा क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग काट करके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो रहा है जिनका वो आप फिजिकली तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपको रनिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए हम ये सारा का सारा जो सीरीज चल रहा है, अभी जितना सीरीज अभी चल रहा है सारा का सारा लेकर के आए हैं, है ना। जो किस क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिफ्ट बाय शिफ्ट में 20 आउट ऑफ 20 हर शिफ्ट का जितना भी शिफ्ट हो रहा है अभी सारा का सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए और इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। बोला क्या है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुज XYZ अर्थात PQR एक समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है। आप लोग सिमिलरिटी पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंट पढ़े होंगे 10th क्लास और 9th क्लास में, वहीं से दिया। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जो आप एसएससी जीडी का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका जो बेसिक होगा वो 9th क्लास और 10th क्लास का होगा। दो त्रिभुज है, कौन कौन सा है, दो त्रिभुज दिया हुआ यहाँ पे, दो त्रिभुज है कौन कौन सा। पहला जो त्रिभुज है वो XYZ है, कौन सा है, XYZ है, XYZ, ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज दिया हुआ है वो PQR है, आपका PQR। अब यहाँ पे क्या बोला है, त्रिभुज दोनों जो त्रिभुज है ना वो समरूप है, मतलब एक जैसा ही दिखता है। सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी मतलब सर्वांग समता होता है। सर्वांग समता मतलब सारा अंग समान, वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे समरूप मतलब क्या हुआ, जैसे जुड़वा भाई हो गया ना, तो जुड़वा भाई मतलब दोनों का जो फेस एक जैसा मिलता है, ना कि दोनों बराबर है। समझ में आया, कोई लंबा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है जुड़वा भाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि समरूप है दोनों त्रिभुज। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो दोनों का जो भुजा होता है वो प्रपोर्शन में रहता है, प्रपोर्शन में इक्वल रहेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे निकालना है। बोला क्या है, यदि एक्स वाई पी क्यू का अनुपात दिया हुआ, एक्स वाई का अनुपात ये 5 है और ये पी क्यू का 1 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या बोला, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या पूछा है, तो पूछा यहाँ पे कि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को पता है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो तो उस कंडीशन में दोनों का जो एरिया रहेगा वो किसके स्क्वायर के बराबर रहेगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर रहेगा। हम लोग पढ़े हैं। तो एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए बी, मतलब यहाँ पे लेते हैं एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू का स्क्वायर, यही लेंगे, यही करना है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा बोला क्या, यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का एरिया का वैल्यू निकालना है। पी क्यू आर का दिया हुआ है कितना, 5 है। आपका एक्स मतलब इसको समझ लीजिए, ये इसका एरिया है एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड का एरिया दिया हुआ एक्स मीटर स्क्वायर, और इसका जो दिया है पी क्यू आर का 5 इज इक्वल टू, ये एक्स वाई का जो रेशियो था क्या था, 5 था, तो 5 का स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। आसान था कि नहीं था, बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 125 आंसर होगा। मतलब जब भी समरूपता का बात करें तो समझिएगा, एक त्रिभुज बड़ा होगा, एक त्रिभुज छोटा होगा, मतलब दोनों एक समान दिखेगा लेकिन वो बराबर नहीं रहेगा। क्या किस में रहेगा, तो वो प्रोपोर्शन में रहेगा, रेशियो में रहेगा, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में ही इक्वल रहेगा, मतलब वो उतना भाग में रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी आपका शायद त्रिभुज से ही क्वेश्चन है, त्रिभुज का ही क्वेश्चन दिया है इसमें। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी ना, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु है। मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी। ठीक है, बोला है साइड मतलब भुजा ए बी और ए सी पर डी और ई एक मतलब दो बिंदु है, डी और ई दो बिंदु है। ठीक है, डी और ई दो बिंदु है। अब बोला क्या आगे, डी और ई दो बिंदु है, तो यहाँ पे बोला क्या कि डी ई और बी सी, मतलब इसमें जो भुजा रहेगा और ये भुजा आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब समानांतर दिया हुआ है, डी ई पैरेलल डी सी दिया हुआ है, पैरेलल है। आगे क्या बोला है कि ए डी बराबर, अगर ए डी बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 2 और बी डी बराबर दिया है 3, तो क्या बोला है, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ए डी ई का इसका दिया है 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो चतुर्भुज बी डी, मतलब ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ चतुर्भुज उसका पूछा है, ये जो चतुर्भुज बनेगा इसका एरिया पूछा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको ये मतलब ये दोनों त्रिभुज अभी भी जस्ट बनाए हैं समरूपता का थ्योरम के अनुसार, है ना। तो अगर हम बड़ा त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज को माइनस कर देंगे ना, तो ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा ना। हाँ, बस वही करेंगे। क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल क्या, ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बटा ए डी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, किसका एरिया दिया हुआ, ए डी ई का एरिया दिया हुआ, ए डी ई का एरिया दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, किसका एरिया दिया हुआ है, तो ए डी ई का एरिया दिया हुआ है कितना, तो इसका है दिया 4, ए डी ई का, मतलब इसको फिर से हम अगर एक्स ले लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2 दूना कितना हो गया, 4, ये आपस में कैंसिल हुआ, तो एक्स बराबर कितना हो गया,
25, कितना हो जाएगा आपका 25। x बराबर अगर 25 हुआ तो ये जो x जो निकला है वो पूरा एरिया निकला है। क्या निकला है? पूरा एरिया निकला है। तो 25 दिया हुआ यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 25 क्या है? ABC का एरिया है, ठीक है। उसमें से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसका एरिया दिया हुआ है? ऊपर का। तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 21। वही आपका एरिया दिया हुआ है किसका? बी डी ई और सी का, BDEC का एरिया है। समझ में आया? इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC GD में, तो ध्यान दीजिएगा। ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है आपका 10th क्लास पे है, 10th क्लास में आपका दिया हुआ है। 10th क्लास का क्वेश्चन है और 9th क्लास का क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पे दिया हुआ सर ये क्वेश्चन। यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, देखिए अगर आप लोग को थोड़ा बहुत लगता होगा कि सर हम क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है, अभी अभी जस्ट तैयारी किए, तो देखिए अगर आपके पास 1 साल अगर और एज बचा हुआ है, 1 साल या 2 साल, तो आप अभी से लग जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको कंफर्म है कि मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना है। मैथ और रीजनिंग में अगर स्कोर करना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि फॉर्म भरें और तैयारी करें तो फिर आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। समझ में आया ना? तो करना क्या है, आपको अभी से लग जाना अगले साल के लिए, क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है। हर साल SSC GD का वैकेंसी आ रही है। तो जब हर साल वैकेंसी आती है ना, तो स्टूडेंट के मन में लगता है कि इस बार नहीं निकला तो अगला बार निकाल लेंगे। तो उस जज्बे के साथ पढ़िए ताकि आगे आने वाले समय में आपका घर का और आपका सपना जरूर पूरा हो। वर्दी के साथ आइएगा। समझ में आया ना? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बोला क्या है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 12 मीटर ऊंचा है, उसकी पृथ्वी मतलब जो उसका पृथ्वी 4√3, ठीक है, 4 × √3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है पृथ्वी पर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये सपोज दिया हुआ है खंभा, ठीक है। अब जो परछाई है वो कहाँ कितना दूरी तक पड़ता है? 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। अब इसका जो परछाई पड़ता है, सपोज सनलाइट यहाँ से पड़ रहा है तो इसका परछाई किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा ना। तो इसका परछाई कितना है? तो 4√3 है, 4√3 है। तो क्या बोला है? तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब उस समय ये सनलाइट है उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। और खंभे का ऊंचाई कितना दिया है? तो 12 मीटर दिया हुआ है। कितना है? तो 12 मीटर। आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना तो ये क्या हो जाएगा आपका P, ये B और ये H। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है P/B। P कितना दिया हुआ है? 12 डिवाइड बाई B कितना दिया है? 4√3। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, परमेयकरण करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 3/√3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? √3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइएगा। अब बताइए tan थीटा का कौन सा एंगल में √3 आता है? tan थीटा का कौन सा वैल्यू में √3 आता है? तो कौन सा वैल्यू? 60 डिग्री पे आता है। तो कौन सा डिग्री पे? तो 60 डिग्री पे। देखिएगा tan थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री पे क्या आता है? √3 आता है। 30 डिग्री पे 1/√3 आएगा। समझ में आया ना? तो कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 60 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आसान था आज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर जरा सा भी इधर उधर ध्यान भटकाएं तो क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा पहला, और दूसरा बोलेंगे क्या? अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो कंसेप्ट के लिए तो आप टाइम दिए नहीं, आप आ गए डायरेक्ट क्वेश्चन में। समझ में आया? तो करना क्या है, अगर इस बार हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अबर जो पढ़ाई करना है वो कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करना है। आई बात समझ में? ये जो क्लास उन लोगों के लिए है जो पढ़ चुके हैं, जिनको पता है कि सिलेबस में क्या क्या
दिया है, अभी उनको सिर्फ जानकारी लेना है कि कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। समझ में आया ना, बस वही करना है। चलिए फिर से आते हैं, ये फिर दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं 2 शिफ्ट का है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में से 2 मतलब सारा का सारा दोनों मिक्सअप करके क्वेश्चन लाए हैं, तो दोनों में एक एक क्वेश्चन सारा का सारा था। अब यहाँ पे देखिए, किसी मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से कितना गुना है, √3 गुना है। सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। किसी मीनार की परछाई, मतलब इसको H ले लिए, इसको B ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, किसी मीनार की परछाई की लंबाई, मतलब परछाई की लंबाई मतलब B जो है वो मीनार की लंबाई से कितना गुना है, √3 गुना है। समझ में आया ना, कहने का मतलब B बाय इसको, ये P है ना, सॉरी ये P होगा, ये H होगा, ठीक है। तो B बाय P, ये हो गया P, B बाई P इज इक्वल टू √3। अब बताइए B बाई P किसका वैल्यू होता है, B बाई P होता है आपका कॉट थीटा। अब थीटा का वैल्यू शायद निकालने बोले, हाँ, सूर्य का उन्नयन कोण। अब बताइए कि कॉट थीटा का किस एंगल पे √3 आता है। अब बताइएगा कॉट थीटा जो है वो किस एंगल पे √3 आता है, तो √3 किस एंगल पे आएगा, तो 30 डिग्री पे आएगा। समझ में आया। अब इसके लिए आपको ट्रायंगल का रूल पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कितना मीटर, 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, तो फर्श की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बताइए नीचे वाला का जो जमीन होगा कहीं ना कहीं इस शेप में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है, ब्रेथ। अब क्या बोला यहाँ पे कि लंबाई जो है L जो है वो B से कितना मीटर लंबा है, 3 मीटर अधिक है, 3 मीटर अधिक लंबी है, ठीक है, मतलब चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उसका जो क्षेत्रफल है, मतलब L गुना जो B दिया हुआ है, कितना दिया है, 70 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया है, 70 मीटर का। तो परिमाप क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। चलिए L माइनस B बराबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब यहाँ पे क्या है आपका दिया हुआ L इंटू B दिया हुआ है 70, तो पूछा क्या है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं हमको L प्लस B का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसमें एक अलजेब्रा का रूल लगाते हैं, ठीक है, वहां से बनेगा। देखिएगा क्या होगा, अगर हम लेते हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लेते हैं L प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 4LB लेंगे, कोई दिक्कत होगा, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस B बराबर क्या हो गया, 3 3 9 प्लस 4 इंटू L इंटू B, तो 4 को L इंटू B कितना है, 70 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 28 280, तो 289 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L प्लस B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289। अब बताइए 289 किसका रूट है, तो 289 जो है वो 17 का रूट है कि नहीं, बताइएगा किसका रूट है, तो 17 का। यही पूछा था। एक मिनट L परिमाप पूछा है ना, तो हम L प्लस B निकाले हैं ना। देखिए दोनों ऑप्शन में है, 17 भी है और 34 भी है, तो 17 को हम 2 से गुना करेंगे तब मेरा परिमाप आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 17, कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोनों आपका ऑप्शन में है, तो परिमाप क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B, और सिर्फ दोनों का जो होगा वो 17 होगा। समझ में आया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसी कमरे की फर्श की माप 4 मीटर, ठीक है, गुना 3 मीटर है, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई दिया हुआ 3 मीटर। कमरे की दीवार तथा छत पर
रोगन करना मतलब पुताई करना छत को, ठीक है, और ये कमरे की दीवार को किए जाने वाले, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब समझिएगा ये कमरे का पूरा चारों का चारों दीवार प्लस फर्श ऊपर का, सॉरी फर्श बोले रूफ, छत वाला, ठीक है, उसका हमको पुताई करना है मतलब पेंट करना है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 4 × 3 × 3। अब ये क्या हो गया, L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। समझ में आया, ये पैरामीटर के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइएगा कि जो कमरे का जो होता है ना, कमरे का दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2HL + B होता है। क्या होता है 2HL + B। अब इसको निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 × H का वैल्यू कितना दिया है 3 × L + B कितना हो जाएगा 7 हो गया। 7 या 21 दूना 42। अब ये हो गया चारों दीवार का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या ऐड होगा, तो आपका छत का क्षेत्रफल ऐड होगा कि नहीं होगा। छत का क्षेत्रफल के लिए सेम लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें तो ऊंचाई आएगा नहीं, तो लंबाई गुना चौड़ाई 4 × 12 + 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 54 हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। इसका आंसर कितना आएगा 54 मीटर²। चलिए सारा का सारा एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात दे दिया हुआ है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 मीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। समझिएगा LBH का रेशियो दिया हुआ है 19, 11, 13, यही दिया हुआ है ना। अब क्या बोला यहाँ पे कि लंबाई जो है, ये लंबाई जो है वो ऊंचाई से, लंबाई जो है ऊंचाई से कितना है, यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब लंबाई से ऊंचाई एक्चुअली में यहाँ पे रेशियो में कितना अधिक है 6, और यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो ये हो गया 6 का वैल्यू 30। ठीक है, 6 का वैल्यू कितना 30, तो 1 का वैल्यू कितना, ये हो गया 5। समझ में आया। अब क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, सब में x था ना, x था, यहाँ भी x था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबको अगर आपस में गुना करेंगे तो ये क्यूब के तौर पे गुना होगा 125 के तौर पे। अब यहाँ पे देखिएगा 125, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको क्यूब करेंगे तो 125। देखिए पूरा गुना करने के बजाय सिर्फ तोड़ तोड़ के करना है। अब यहाँ पे देखिए 19 × 11 × 13। ठीक है, अब यूनिट नंबर चेक करते हैं। ये 5 × 15, 9 × 5 = 45। कहीं ना कहीं आपका यूनिट नंबर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो ये दोनों में से होगा ना। चलिए अब दूसरा करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे वो दोनों से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पूरा गुना करना ही पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 19, ये हो गया 19, ये हो गया 9 0 2। ठीक है, अब आपका 13, 9 × 27। ठीक है, अब ये हो जाएगा 27, 3 दूना 6। अब ये हो गया आपका 2 0 9, 7 9 2 11, 6 और 1 7, और यहाँ पे 2, 27 17 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27 17 और गुना 125। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 अंक का नंबर 3 अंक के साथ गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका 5 अंक से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, ये वाला नंबर आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 125 से गुना करते 7 × 5 = 35, 3 5 × 5 और 3 8, 7 7 दूना 14। अब देखिए ये 5 हो गया, 8 और 4 कितना 12, 25 कौन सा है, बोले ना 25 कौन सा है, ये आपका हो गया। समझ में आया, आपको अनुमान लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला, देखिए बोला क्या यहाँ पे कि यदि एक संख्या और उसके उल्टा का योग मतलब व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। मतलब बोला क्या है, यदि एक संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 2 दिया है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सपोज वो संख्या हम ले लेते हैं 1 ले लिए,
ठीक है, 1 लिए, 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1 होगा ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन सा संख्या हो गया आपका, 1 हो गया, बाकी कोई नहीं होगा। समझ में आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका उस संख्या क्या आएगा, 1 आएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, देखिएगा क्या बोला यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, एक मिनट, हाँ देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 3 गुना से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से ये आपका दिया हुआ 2 तरीका से बनाएंगे। पहला क्या है, किसी संख्या में मतलब x में कितना जोड़ दिए, 21 जोड़ दिया जाए तो वह जो संख्या है x वो 3 गुना से, इसका 3 गुना से 7 कम हो जाएगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही क्या करना है। अब इसमें क्या करेंगे, एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज ले लेते हैं 14। ठीक है, तो 14 को अगर हम 21 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, ये तो 25 और 4 पे 35 हो गया। अब क्या लिए थे, 14 लिए थे, तो 14 का 3 गुना कितना, 14, 14 दूना 28, 14 3 42, 42 हुआ। और 42 में 7 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सी संख्या हो गया आपका, या तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए या तो फिर आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, दोनों सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, देखिए सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बोला क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या देखना पड़ेगा, कौन कौन सी संख्या है। तो कौन कौन सा हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 7 और 3 10, 10 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, 18 और 10 कितना हो गया, 28। ये 28 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 28 डिवाइड बाई 5, तो कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। 25 के बाद कितना बचता है, 3, तो 30 हो गया, 6 25 30, मतलब 5.6 हो जाएगा। कौन सा, तो 5.6। आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसी को करके जाना, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ। चलिए अब इसको भी बाय ऑप्शन से करते हैं, देखिए कैसे। सपोज सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब क्रमागत विषम संख्याओं का अब यहाँ पे देखते हैं जनरल फॉर्म में, तो एक हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, और एक हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुना करेंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ठीक है, उससे बढ़िया क्या है, हम लोग एक एज्यूम करते हैं 4 ऑप्शन में से एक को। सबसे बड़ी संख्या सपोज ले लेते हैं 11। 11 से पहले क्या हो जाएगा, 9, 9 से पहले 7। अब तीनों को गुना करेंगे ना, 11 9 99, 99 को अगर 7 से गुना करते हैं तो इस डिजिट में नंबर नहीं आएगा, 3 डिजिट में नंबर आएगा, तो ये आपका होगा। ऐसे भी आप अगर लेते हैं 9 7 63, 3 3 1 कम 3, ये आपका इकाई अंक 3 है तो नहीं है, तो ये 11 होगा तो नहीं होगा। चलिए अब बच गया क्या, 17 लेते हैं डायरेक्ट, 17। अब लिखिए 17 हो गया, विषम संख्या 15 हो गया, फिर 13 हो गया, 13 15 फिर 17। ठीक है, 14 तो होगा नहीं, 16 नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे सबको गुना करते हैं, 7 5 35, 5 दिया 15, आया ना, नहीं आया। 7 5 35 का 5, 5 दिया 15, ये भी नहीं आया। तो अब कौन सा हो जाएगा आपका, 13 नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया 13, 11 और 9, 3 1 कम 3 और 9 तिया 27, आपका हो गया, आपका कौन सा 7 आ गया ना, यहाँ पे 7 आया ना, तो आपका कौन सा 13 हो गया। ठीक है, आसान था ये, बाय ऑप्शन से डायरेक्ट ट्रिक करके इसको बना दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला देखिएगा, बोला क्या यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो उसका योग पूछा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं ले लेते हैं ए और बी, उसका रेशियो दिया है कितना 3:4 के टर्म में दिया हुआ है, उसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 120, समझ में आया, 120 दिया हुआ है। चलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x ले लिए, यहाँ भी x ले लिए, तो क्या होता है इतना गुना x बराबर एलसीएम होगा, समझ में आया ना, है ना। तो x मेरा क्या हो गया, इस पर HCF हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उन संख्याओं का योग बोला है। ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हैं, 4 और 3 7, नहीं सब कट रहा है 7, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, पहले x का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो गया 4 × 3 × x इज इक्वल टू 120, 4 तिया 12, x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर कितना हो गया 10, 4 और 3 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। समझ में आया, इजी था, वन लाइन में फिर से बन गया। ये आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है तो देख लीजिए, सेम है क्वेश्चन, डेटा भी सेम है, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम लोग को करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं, बोला क्या है, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 बचे, मतलब वैसी संख्या ज्ञात करना है जो ये सारे के सारे संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। समझ में आ गया। चले आते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा कौन कौन सा संख्या दिया है, 6, 9, 12, 15 और 18 ये संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा वो तीनों से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए पहले बड़ी संख्या लेंगे 18, उसके बाद यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 5 छूट गया था, 5 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 × 3, 6 × 18 होता है कि नहीं होता है, 12। अब यहाँ पे क्या छूट गया आपका, 2 छूटा, 6 × 12 होता है। अब क्या बोला है कि 9, तो 3 और इसमें भी 3 होगा, 3 × 9 ये नहीं लेंगे, 6 लेंगे, नहीं लेंगे। चलिए 5 × 10, 10 × 18 कितना हो गया, 180 होगा कि नहीं होगा, एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। अब क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचना चाहिए, 2, तो इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया 182 हो गया। समझ में आया, 182 करेंगे ना, ये तो कट जाएगा ना, पूरा पूरा ऐसे करेंगे, तो जब 182 होगा तब ना 2 शेषफल बचेगा, तो आपका कौन सा आंसर हो गया 182। क्लियर, समझ में आया, आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको एसएससी जीडी में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब ध्यान दीजिएगा, और करना क्या है, कैसे करना है, सारा का सारा 1 बाय 1 देखेंगे। बोला क्या है यहाँ पे कि 34 को हम डिवाइड करते हैं 7 × 2 + 4 से। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन दिया है तो डिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। तो कितना, 17 दूना 34, 2 दूना 4, 4 + 4 कितना हो गया 8 हुआ। आसान था ना, कितना आसान था। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आप आसानी तरीका से इसको कर सकते थे। हाँ, अब ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब इसको, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 2 शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, दोनों मिक्स करके। ठीक है, अब जो मिला हमको वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जितना मिला है सारा का सारा हम लोग करवा देंगे। उसके बाद जो नहीं मिला है, पैनिक होने की बात नहीं है, इस टाइप का देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आने वाला जो शिफ्ट है इसी टाइप का पैटर्न को फॉलो करेगा। समझ में आया, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो मतलब अपना तैयारी जारी रखिएगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिएगा सबसे लास्ट में
सबसे पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, इसमें। कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर भी 5 अंकों में होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब सब अप्रोक्स पॉइंट में के बाद 5 संख्या है, कोई बात नहीं। अब जो पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा, 7 होगा। पहला नंबर क्या होना चाहिए, 7 होना है, मतलब इकाई का अंक जो होना चाहिए इसका वो 7 होगा। समझ में आया ना, मतलब पॉइंट के बाद जितना दूरी पे जाएगा ना वो पहला इकाई अंक हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर और ये, मतलब ये दोनों आपका ऑप्शन कैंसिल हुआ ना, बच गया क्या, ये दोनों। ठीक है, अब देखिए पहला जो है वो क्या हो गया 7, दूसरा भी आपका 4 है, सेम है, तीसरा नंबर भी आपका सेम है, बच गया आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है फोर्थ नंबर। अब देखिएगा कि फोर्थ नंबर में क्या हो सकता है। ठीक है, देखिएगा ये पॉइंट के बाद पहली संख्या है, पॉइंट के बाद ये 2 संख्या, ये भी 2 संख्या, पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट के बाद 3 संख्या, लेकिन इधर से मेरा कौन सी संख्या होना चाहिए, फोर्थ नंबर होना चाहिए, फोर्थ नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर से मेरा फोर्थ नंबर, मतलब 1 2 3 तक तो हो गया। ये आपका पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या का लड़ाई यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 1 संख्या है, इसमें नहीं होगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या। अब कितना 7 है, 7 7, ठीक है, यहाँ पे भी 7, तो 7 चौके 28, 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या किस किस में है, तो पॉइंट के बाद 7 या 21, 2 भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 28, ठीक है, 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ये 0 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो यही ऑप्शन आएगा। समझ में आया ना, इसको आसानी से कैसे कर लिए। ठीक है, नहीं तो आप इसको कर सकते हैं 1 बाय 1 से जोड़ सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा, सिर्फ पॉइंट आपको सीधा में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, बोला है a बाय बी, मतलब a/2 इज इक्वल टू b/3 और c/4 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा बी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी डिवाइड में नंबर दिया हो उससे पहले और उसके ऊपर उसका वैल्यू दिया हो, मतलब a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया, तो c का वैल्यू 4 होगा। क्यों, क्योंकि सब आपस में इक्वल है और दिया हुआ है रेशियो में, मतलब डिवाइड में। तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा इस कंडीशन में, b का वैल्यू 3 हो जाएगा, c का वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब पुट कर देंगे इसमें a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी, ये क्या हो गया, 4 3 7 8 9, 9 बटा बी कितना दिया 3, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए नंबर। समझ में आया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो एक का वैल्यू 2 हो जाएगा, सेम जो नंबर दिया रहेगा वही नंबर हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 ना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखिए क्या बोला इसमें, बोला है कि a बाई बी बराबर c बाई डी, मतलब a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर 5/1। ठीक है, ये आपका d दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है कि 3a प्लस 4c बराबर 3b प्लस 4d, मतलब 3a प्लस 4c इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 3b प्लस 4d। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो a बटा b दिया है और c बटा d दिया है ना, और 5/1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो देखिएगा a अनुपात b अनुपात c हो गया। a का वैल्यू कितना है 5, तो b का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 5 है, तो d का वैल्यू, d यहाँ पे d में तौर पे दिया है ना, c और d। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, c और d के टर्म में दिया हुआ है। हाँ, तो आपका अगर देखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे एक और रिलेशन रहता तो उस तरह से बनता। यहाँ पे क्या कर दिया है, डायरेक्ट दे दिया है। कहने का मतलब क्या, a बराबर c बराबर 5 और b बराबर d बराबर 1 हो जाएगा इस कंडीशन में। अगर यहाँ पे ये दोनों में से b बटा c दे दिया रहता, मतलब 3 ही टर्म रहता,
कौन कौन सा, ए बी सी रहता ना तब वो मेथड से बनता, अब ये डायरेक्ट बन जाएगा। बोला क्या है 3a, ए का वैल्यू 5, 5 तिया 15 प्लस सी का वैल्यू 5, 5 चुके 20 डिवाइड बाय ये दोनों का वैल्यू 1 है इसलिए 1 लेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35 डिवाइड बाय 7, कितना बार में कटेगा 7 5 35, समझ में आया ना। इसका वैल्यू कितना हो गया 5 हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान है, रेशियो का क्वेश्चन था, ठीक है, और इससे भी आसान तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये भी फिर से आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा क्या इसमें कि 1008 को का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है, का मतलब गुना, 21/24 गुना 5/9 गुना 4/7 गुना 3/5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 24 हो गया, 9 हो गया, कटता है देखते जाते हैं, 7 तिया 21, ये कटेगा 8 बार में, 4 दूना 8 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 2 से, अब ये बच गया 5 और 5, 3 और 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 हुआ, 6 से, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू 6 से करेंगे तो वन टाइम्स में गया 40, 6 6 36 और 8 6 48, 168, आपका कौन सा हो गया 168, समझ में आया ना। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपस में गुना कर देना था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है, इससे आसान नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। बोला क्या है कि 99 मतलब 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस यहाँ पे दिया है 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि सब में 999 है तो सब में 999 है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें 2.1/3 लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखे तो कोई दिक्कत होगा, 2 + 1/3 कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू ये होगा उसका वैल्यू ये भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6 और 1, ये 7/3 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7/2, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होता है समान हो गया। तो ये वही यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। कितना दिया है कौन, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 999, ठीक है, 999 प्लस 6 इंटू, अब इसका जो वैल्यू बच गया है यहाँ पे देखिएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, मतलब नीचे आपका क्या है 7 है। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 11 और 4 कितना हो गया 15 15 और 3 15 और 3 18 19 20 और 1 21, ये कट गया कितना बार में 7 तिया 21 6 तिया 18, मतलब 9 9 9 को हम इसको क्या करेंगे 18 से, एक मिनट, ये हो जाएगा आई थिंक गुना करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीपल इनटू हो जाएगा, तो 6 तिया 18 से ये गुना हो जाएगा, ठीक है। 8 9 9 72 8 9 72 72, ये हो जाएगा आपका सरलतम रूप पूछा है ना, हाँ इसी तरह तो बनता है, देखते हैं, बनना तो इसी टाइप से होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया 7 और 6 5 11 4 15 15 3 18 19 20 और 1 21 हो जा रहा है, यहाँ पे 21 हो गया, 21/7, ये हो गया आपका 21/7, और इसको करते हैं 3 6 तिया 18 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये होगा नहीं, इसका कुछ और था, अच्छा ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं, इसको कुछ और देखते हैं, ठीक है। इसी टाइप से बनता है ना, दिया हुआ क्या 999 दिया हुआ है ना, 999 ले लिए, फिर क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, 999 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा कि सब में कॉमन दिया हुआ है, ठीक है, 999 सब में कॉमन, अगर इसको हम यहाँ पे देखिएगा
अगर इसको हम लिखते हैं 999 प्लस 1/7, कोई दिक्कत है नहीं ना? इसको हम इस तरह से लिख दिए तो नहीं ना, क्योंकि इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, ये तो प्लस में होगा ही, ये जो वैल्यू आएगा आपका इधर का हो जाएगा, ये हो गया 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको 6 से गुना करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू होगा 999 इंटू 6 प्लस 6 बार में था इसलिए 6 से गुना किए, अब बाकी इसमें हो जाएगा 3। ठीक है, 7 या 21, मतलब जब ये 21 है 3 बार में कट गया, इसको गुना करते तो 9 छक 54 और 3 57, 7 है ना ऑप्शन में, हाँ बस यही था ऑप्शन में। ठीक है, चलिए मतलब 6 से क्यों गुना किए, क्योंकि 6 बार में था इसलिए 6 से गुना कर ली, सब में ऐड हो रहा था ना, तो सब में जब ऐड हो रहा है तो इतना प्लस इतना मतलब कितना बार ऐड हुआ, 6 बार ऐड हुआ, कौन, ये ऐड हुआ, तो इसको 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको गुना कर दिए ना, तो ये हो गया आपका 9 छक 54 का 4, हाथ में कितना 5। ठीक है, ये 54 और 5 कितना हो गया 59, फिर ये 54 प्लस 5 कितना हो गया 59, 59 प्लस 3 कर देंगे तो 5997 होगा, 5997 होगा। समझ में आया? यहाँ पे 6 से इसको गुना करना था, हम लोग इधर कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये 6 बार में है ना, तो ये हो जाएगा 6 से गुना हो जाएगा, मतलब इसको 6 से गुना करेंगे, 6 बार में था, प्लस में ये सारे को ऐड कर देंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये सीरीज का। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जितना क्वेश्चन आया है सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, और आपको इसी टाइप से करना है, आपको इसी टाइप से करना है सारा का सारा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन था, तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं था कि क्या क्या था, सिर्फ आपका दिया हुआ था कि मतलब वो बता नहीं पाए। ठीक है, जो जिनसे क्वेश्चन लिया हूँ तो वो बोले कि ये इस टाइप का, मतलब वो भी भूल गए थे, क्वेश्चन जो था वो भी भूल गए थे। ठीक है, तो जो हमको मिला वो सारा का सारा लेकर के आया हूँ, बाकी आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, आने वाला समय में। देखिए क्या बोला, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या खुद का 107% हो जाता है। खुद का 107, वृद्धि कितना कर रहे हैं 84, खुद का कितना हो गया, x था पहले, सपोज पहले x था, अब कितना हो गया, x का 107% हो गया, मतलब कितना बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है यहाँ पे 7 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो कितना बढ़ा रहे थे हम 84 बढ़ा रहे थे, मतलब 7 का वैल्यू कितना दिया है 84, कितना का 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, किसका पूछा है, तो वह संख्या पूछा है, 12 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? आसान था। आज का मतलब 23 तारीख का था, ये 23 तारीख का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन लेकर के आए थे। 20 क्वेश्चन ही मिला हमको, 20 क्वेश्चन नहीं मिल पाया, जिसमें आपका हो गया ट्रेन का क्वेश्चन हो गया, कुछ आपका प्रॉफिट लॉस का हो गया, मतलब वो सारा का सारा क्वेश्चन ईजी था। जो हमको एडवांस का क्वेश्चन मिला सारा का सारा लेकर के आए और आपके सामने रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप तक जरूर पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ, अगले एनालिसिस के साथ। देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो शिफ्ट है, उस शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।